नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग यूपी टेट सीडीपी 2026 के विषय हम लोग पढ़ रहे थे। पूरे सिलेबस को पढ़ने के पश्चात हम लोगों ने 2021, 2019, 2018 के दोनों प्रश्न पत्रों के सीडीपी सेशन को सॉल्व किया था। आज हम लोग यूपी टेट 2017 का पेपर फर्स्ट सीडीपी सेक्शन देखेंगे। चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकेंड, दोनों के लिए सीडीपी सिलेबस सेम है। तो चलिए बनाते हैं प्रश्न को और अपनी समझ को हम मजबूत बनाते हैं, और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था क्या वो कारगर सिद्ध हो रहा है अथवा नहीं। 2017 का जो पेपर का जो पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है निम्न में कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। अधिगम का पठार अर्थात सीखने में आने वाला अवरोध, थकान के कारण सीखने में आने वाला अवरोध ही अधिगम का पठार है। अब ये अवरोध थकान के कारण होता है। थकान मानसिक हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, लेकिन कह रहा है कौन सा कारण नहीं है। पहला, प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा हम समझाते हैं, जरा समझिएगा। देखिए, अगर किसी को या कोई डिमोटिवेट हो जाएगा, थक जाएगा, अगर आप उसको प्रेरित नहीं करेंगे तो उसका अवरोध बना रहेगा, तो पठार का कारण तो हो गया। शारीरिक थकावट बिल्कुल होगा। ज्ञान की सीमा, अगर कोई चीज आप पढ़ा रहे हैं, आगे बच्चों को वो चीज नहीं समझा पा रहे हैं, अर्थात आपने लिमिट सेट कर दी, तो भी बच्चा धीरे धीरे उबने लगेगा और धीरे धीरे वो सीखने से भागने लगेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्यालय का असहयोग। अगर विद्यालय असहयोग कर रहा है फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं से सीख सकता है, अगर वो सीखना चाहे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 2, अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन किसका कथन है। अभी आया था 2019 वाले में, यह कथन है गेट्स एवं अन्य का। अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण, मतलब कि कोई चीज अगर हम सीखना चाहते हैं तो अनुभव और प्रशिक्षण के बाद जो हमारा बिहेवियर चेंज होता है या जो हमारी स्किल डेवलप होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ये किसने कहा था, गेट्स एवं अन्य ने। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शायद मैंने 2018 की दोनों वीडियो थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया था, तो हो सकता है आपको उसमें समस्या आ रही होगी, इसलिए इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे थोड़ा आराम से और चीजों को अच्छे से समझाएं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। क्या कह रहा है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापन करता है। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था कि 1905 में अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। क्या किया, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया। बाद में 1908 में कौन आ गए, स्टैनफोर्ड। कौन आ गए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया, अर्थात मानसिक आयु जो शब्द है उसको स्टैनफोर्ड द्वारा दिया गया और इसका नाम रखा गया स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। तो सवाल पूछा है किसका मापन करता है, तो मापन करता है बुद्धि का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुद्धि परीक्षण। प्रश्न नंबर 4, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। देखिए, जब हम आपको व्यक्तित्व पढ़ा रहे थे तो व्यक्तित्व में बताया था मैंने आपको कि व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से या बहिर्मुखी होता है, अर्थात बातचीत करने में, लोगों को आकर्षित करने में एकदम एक्सपर्ट होता है, जैसे कि नेता वगैरह या संगीतकार वगैरह। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति जो शांत रह के अपना काम करता है, जैसे कि साइंटिस्ट वगैरह। तीसरे ऐसे व्यक्ति जो दोनों में कॉमन होते हैं, जैसे टीचर। टीचर अपना जब वर्कआउट करेगा या अपना जब पाठ्य योजना बनाएगा, शांति से बच्चों को पढ़ाएगा तो बोल बोल के पढ़ाएगा। तो ये वर्गीकरण किया था यूंग ने। किसने, विलियम यूंग ने। तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, विलियम यूंग ने। ध्यान रखिएगा, किसने, विलियम यूंग ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 5, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। यानी कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होने वाला है, वो कौन प्रभावित करता है। पहला, क्या आर्थिक तत्व करता है, पैसा रुपया, या सामाजिक, या शारीरिक तत्व, या वंशानुगत। देखिए, प्रभावित तो सब करेंगे,
लेकिन ये बोल रहा है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक, तो प्रभावित तो सब करेंगे लेकिन इनमें सबसे ज्यादा करेगा सामाजिक वाला, क्योंकि सामाजिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है वो आपको बताना है। पहला, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, या कल्पना एवं संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। देखिए, जब विकास का नियम हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था विकास दो टाइप का होता है, एक केंद्रीय, एक अक्षीय। केंद्रीय मतलब पहले रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, फिर शरीर कैसे बाहर की तरफ विस्तार होता जाएगा। और अक्षीय कह लें या सर से पैर की तरफ कह लें तो पहले सर का विकास होता है, फिर धीरे 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 पैर का विकास होता है। ऐसा था विकास का नियम। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रुतगामी नियम। द्रुतगामी मतलब यह है कि जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सभी के सभी परिवर्तन, मांसपेशी, अंग सब विकसित होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, ये तो है भाई, विकास हमेशा होता है तो ये विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये भी है, जब हमारा ब्रेन विकसित होगा तो ये सभी चीज को विकसित करेगा, तो ये भी है। समान प्रतिमान का विकास, ये भी सही है। समान प्रतिमान कहने का मतलब ये है जैसे शेर का जो बच्चा होगा उसके 4 पैर होंगे, मूछें होंगी, कान होगा, बड़ी बड़ी आंखें होंगी, दांत नुकीले होंगे। शेर के बच्चे की बनावट आदमी के बच्चे जैसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है एक जीव का विकास एक जैसा होता है, तो यह है समान प्रतिमान। तो 3 तो हो गए। जो पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन, ये मेंडल का नियम है वंशानुक्रम वाला, तो ये नियम यहाँ पे फिट नहीं बैठता। ये नियम किसका है? वंशानुक्रम का। हमसे बोला था विकास का नियम कौन नहीं है, तो प्रत्यावर्तन विकास का नियम नहीं है। ठीक है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 8, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया? हरलाक ने। किसने दिया? हरलाक ने। देखिए, हरलाक ने कहा था विकास नवीन प्रक्रियाएं कह लीजिए और नवीन विशेषताएं या नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं विकास के परिणाम स्वरूप। ये किसने कहा था? हरलाक ने। प्रश्न नंबर 9 कई बार पूछा है, मूल प्रवृत्ति, क्या पूछा? मूल प्रवृत्ति के 14 प्रकार को किसने बताया था? मैकडूगल ने। किसने बताया था? मैकडूगल ने। ये आप ध्यान रखे रहिएगा। मैकडूगल ने कहा था कि मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार हैं या 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो संवेग से या संवेग से प्रस्फुटित होती हैं, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, भय, डर, हंसी और चेहरे पर रोना। ये सब संवेग है जिनका संबंध इमोशन से होता है। इसके विषय में किसने बताया था? मैकडूगल। म से मैकडूगल, म से मूल प्रवृत्तियां। ठीक है, कितनी थी? 14। प्रश्न नंबर 10, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर केंद्रीकरण अब अवधान है। जब मैंने आपको अवधान लिखवाया था तो यही डिफिनेशन लिखवाई थी कि सभी वस्तुओं को छोड़ करके केवल एक वस्तु पे ध्यान देना क्या होता है? अवधान। और इसको कहा किसने? इसको कहा है डम्बिल ने। किसने कहा है? डम्बिल ने। ठीक है, डम्बिल, इधर डम्बिल। डम्बिल ने क्या कहा था कि सभी वस्तुओं को छोड़ के केवल एक वस्तु पर अगर हम चेतना करेंगे तो उसे हम अवधान कहते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्न में कौन सा मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? देखिए, थार्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? थार्नडाइक ने नियम दिए थे 3 मुख्य और 5 दिए थे उन्होंने गौड़ नियम। मुख्य नियम उनका कौन कौन सा था? एक था अभ्यास का नियम, एक था प्रभाव का नियम और एक आपका कौन सा था? देखिए, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और एक आपका था, आप देखें उसमें तत्परता का, यानी कि तैयारी का नियम। तत्परता का नियम किसका? तत्परता का। तो आप देखिए इन तीनों में से कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। बहु अनुक्रिया का नियम क्या था? वो था गौड़ नियम। क्या था? गौड़ नियम। फिर से सुन लीजिए, थार्नडाइक के मुख्य नियम कौन कौन से थे? अभ्यास का,
प्रभाव का, तत्परता का। गौड़ नियम कौन कौन था? गौड़ नियम था बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सादृश्यता का नियम। ठीक है, ये मैंने आपको वहां पर डिटेल में समझाया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12। 12 वर्ष से 16 वर्ष बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया? देखिए एक और प्रशिक्षण आ गया ना, तो जलोटा, इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जलोटा ने सामूहिक बुद्धि परीक्षण, ये ध्यान दीजिएगा, जलोटा ने क्या किया? 1963 में दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जैसे बैटरी भाटिया परीक्षण था ना, वैसे ही जलोटा थे। इन्होंने शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या कह लीजिए बुद्धि परीक्षण के बारे में इन्होंने बताया था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए अशाब्दिक नहीं शाब्दिक था, तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण मानसिक योग्यता प्रशिक्षण। किसने कहा था? जलोटा ने। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जलोटा ने क्या किया था? 1963 में बुद्धि परीक्षण के विषय में बताया था या दिया था, ठीक है। प्रश्न नंबर 13, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत। अच्छा, बुद्धि का एक कारक अल्फर्ट बीने, अभी हमने पढ़ा। द्विकारक स्पीयरमैन, बहुकारक होवर गार्डनर, समूह कारक थर्स्टन। ये चार आप ध्यान रखिएगा। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत कैटल, आरबी कैटल, ठीक है। तो सवाल क्या है? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत यानी कि आरएस थ्योरी किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, ये तो सही है। दूसरा, सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया था? बीएफ स्किनर ने, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? पावलाव ने, ये भी सही है। सीखने का समग्र सिद्धांत, सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था? सूज का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने। लेकिन यहां पे लिखा है हल, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी वाला गलत मिलान है। सीखने का सूज सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, वो सब किसने दिया था? कोहलर ने। या कभी कभी आपसे कहता है गेस्टाल्टवादियों ने। कोहलर क्या थे? गेस्टाल्टवादी थे। प्रश्न नंबर 15, इनमें से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एंड क्रो, गाल्टन, रॉस या वुडवर्थ? पहले आप समझिए सुजनन शास्त्र क्या होता है। सुजनन शास्त्र मतलब वंशानुक्रम पढ़ने का एक शाखा या विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम आनुवंशिकी के विषय में पढ़ते हैं। आपको याद होगा जब हम आपको आनुवंशिक पढ़ा रहे थे, मैंने आपको बताया था कि आनुवंशिकी के विषय में ज्यादा किसने बताया था? मेंडल ने। लेकिन 1882 से पहले ही कौन आए थे व्यक्ति? गाल्टन, जिन्होंने वंशानुक्रम शब्द के बारे में जिक्र किया था। तो जनक किसको माना जाता है? गाल्टन को। किसको? गाल्टन को, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? अच्छा सॉरी, प्रश्न नंबर 16, ग्रंथियों के आधार पे व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? याद है आपको? शरीर के आधार पे सेल्डन, शरीर रचना के आधार पे क्रेसमर, अब यहां कर रहा है ग्रंथियों के आधार पे तो कैनन। किसने किया है? कैनन। ये ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। किसने किया है? कैनन। जरा ध्यान दीजिएगा, तो केवल शरीर के आधार पे किसने किया है? सेल्डन ने किया है। किसने? सेल्डन। अगर हम बात करें शरीर रचना के आधार पे तो क्रेसमर ने किया है। किसने? क्रेसमर ने। अब आपसे यह सवाल पूछा था, क्या पूछा था सवाल? ग्रंथियों के आधार पे, देखिए ग्रंथियों के आधार पे तो कैनन ने किया है। किसने? कैनन ने। एक और आपसे पूछ सकता है कि मूल्यों के आधार पे किसने किया था? तो स्पेंसर। किसने? स्पेंसर, ठीक है। ये आप ध्यान रखें, स्पेंजर लिखा है या स्पेंसर, स्पेंजर, ठीक है। शरीर के आधार पे सेल्डन, शरीर रचना के आधार पे केसमर, मूल्य के आधार पे स्पेंसर और ग्रंथियों के आधार पे कैनन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
17 का हो जाएगा, सॉरी 16 का हो जाएगा ऑप्शन, अच्छा ये हमने लगा दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है, इसे किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। देखिए ये स्टेटमेंट है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लर्न करना पड़ेगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? जरा आप याद कीजिए। मैंने आपको बताया था जब बाल्यावस्था समाप्त होती है तब किशोरावस्था स्टार्ट होती है, और किशोरावस्था में बच्चा माता पिता की नहीं सुनता, परिवेश की नहीं सुनता, वो सिर्फ अपने मन की करता है, अपने आप को अच्छा लगने का प्रयास करता है। विषम लिंगी आकर्षण भी यहाँ शुरू होता है। इसलिए आप देखेंगे बच्चे जब 9-10 में जाते हैं तब उनके बिगड़ने का चांस सर्वाधिक हो जाता है, क्योंकि ये वही स्टेज है जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था। 12 से 14 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें विद्रोह की भावना सर्वाधिक होती है। विद्रोह मतलब थोड़ी है बंदूक लेके आक्रमण कर देगा, विद्रोह मतलब वो अपने फैमिली की बातें कम मानेगा, पसंद करेगा कि हम अपनी बातें माने। प्रश्न नंबर 19। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाता है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान, बार बार आपको बता रहे हैं। सीखते समय जब थोड़ी गति रुक जाए या अवरुद्ध हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? सीखने का पठार। प्रश्न नंबर 20। बुद्धि लब्धि निकालने का सही सूत्र क्या है? पहले बताइए बुद्धि लब्धि सूत्र दिया किसने था? देखिए 1916 में विलियम स्टर्न, स्टैनफोर्ड नहीं स्टर्न, स्टर्न के फॉर्मूले में टर्मन ने 100 का गुणा करके बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। IQ बराबर बुद्धि लब्धि का सूत्र MA मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये क्या है? बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। इसको स्टर्न और कुहलमैन ने 1912 में बनाया था, लेकिन बाद में टर्मन आके इसमें संशोधन कर दिए और ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला निकाल कर उन्होंने दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21। सीखने का प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया? देखिए प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसका नाम है प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। क्या नाम है? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसको दिया किसने था? इसको दिया था थॉर्नडाइक ने, और उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने उद्दीपक की बात कही थी और साथ ही साथ इस थ्योरी को SR थ्योरी भी कहते हैं, SR थ्योरी भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 की तरफ चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है? सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? देखिए ये मैंने आपको वंशानुक्रम में बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। देखिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में 23 जोड़ा, कितना? 23 जोड़ा अर्थात 46 ठो गुणसूत्र होता है। कितना? 46 ठो गुणसूत्र होता है। 22 गुणसूत्र समान होते हैं, 23वां गुणसूत्र अलग होता है। पुरुष में XY पाया जाता है, महिला में XX। अगर पुरुष का X महिला का X आया तो यहाँ पे पैदा लड़की होगी, पुरुष का Y आ गया, महिला का X ही आएगा क्योंकि दोनों X है, तो यहाँ पे लड़का पैदा होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। वंशानुक्रम में कितने जोड़े होते हैं? 23, टोटल 46। 23 जोड़ा में 22 सेम होता है, 23वां अलग आता है। देखिए ये अलग हो गया ना, तो इसको हम कहते हैं वंशानुक्रम, या XX आया तो लड़की, XY आया तो लड़का। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 23 जोड़ा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 23। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, अधिगम के सिद्धांत से। तो कोहलर संबंधित थे अधिगम के सिद्धांत से। जरा इनके सिद्धांत के बारे में बताइए। देखिए कोहलर ने क्या किया? वन मानुस या चिंपांजी पे प्रयोग किया, उसका नाम सुल्तान था। उन्होंने 2 डंडे जोड़ करके या 2 जुड़ने वाले डंडे रख दिए, ऊपर केला लटका दिया,
बंदर प्रयास करता रहा, अचानक उसने छड़ी को जोड़ के केला खा लिया। तो इन्होंने बताया सीखने की जो प्रक्रिया है वो अचानक आती है, अंदर से आती है। तो अंतर्दृष्टि सूत्र का सिद्धांत या समग्र सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत इसका नाम दे दिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी, अधिगम का सिद्धांत। आगे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? ये तो आप जानते हैं, क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादक किया था B.F. स्किनर ने। किसने? B.F. स्किनर ने। क्रिया प्रसूत सिद्धांत को व्यवहार रूपांतर सिद्धांत भी कहते हैं, नैमित्तिक निबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। साथ ही साथ B.F. स्किनर ने दिया था, इस पे चूहों का प्रयोग किया गया था। आगे प्रश्न नंबर 25, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? अभी मैंने आपको बताया था कैटल, R.B. कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? कैटल ने। ठोस बुद्धि मतलब वो जो बचपन से रहती है और दिमाग में स्थिर हो जाती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तरल बुद्धि मतलब वो जिसमें संशोधन होता रहता है और बराबर सुधार करते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता या समस्या समाधान। देखिए, शिक्षण में मानसिक उद्वेलन मतलब दिमाग में जो उलझन होती है उसको हम प्रॉब्लम या दिमाग में जो चीजें चल रही हैं उसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? कोई चीज जब नया बनाना हो तो हम हमेशा दिमाग काम लगाते हैं, यार ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और नया चीज बना लेते हैं, अर्थात सृजन कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। क्या कह रहा है? हाँ, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो गोलमैन संबंधित है संवेगात्मक बुद्धि से। गोलमैन ने कहा था कि किसी व्यक्ति की मनोदशा को समझना या उसकी परिस्थितियों को समझ करके उसको पढ़ाना लिखाना क्या होता है आपका? वो होता है संवेगात्मक बुद्धि का हिस्सा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, मतलब कौन अलग है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण सिद्धांत। तो इसमें जो अलग है वो है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। इसको दिया था क्लार्क ने। ठीक है, क्लार्क ने दिया था, ये अधिगम का सिद्धांत है। बाकी सभी तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, लेकिन ये अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, बाकी सब अधिगम स्थानांतरण। जैसे कि अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, अधिगम जैसे हम क्या करते हैं, वो चीज सीखे, ट्रांसफर कर दिए, वो सीख गया तो सीखने का सीखने में ट्रांसफर हो गया। अधिगम का अधिगम का ट्रांसफर। समान अवयवों का सिद्धांत, जो चीजें हम सीखे हैं अगर दूसरा वाला हमसे सीख गया तो समान अवयव में ट्रांसफर हो गया। सामान्यीकरण का सिद्धांत, हमने कुछ चीज सरल करके सीखा, बच्चे का वो भी सरल कर लिया, तो सामान्यीकरण। लेकिन जो आपका ड्राइव रिडक्शन लिखा है वो आपका सीखने का सिद्धांत नहीं है, और इसको दिया था क्लर्क ने या CS हल ने। ठीक, क्लार्क हल, सॉरी। आगे 29, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर। बार बार पूछ रहा है आपसे। ब्लूम ने कहा था सीखने के लिए 3 स्तर होते हैं। पहला संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक के कौन कौन भाग थे? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो आपसे पूछा है संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर, सबसे पहले कौन आया? ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 के विषय में। क्या कह रहा है? एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम, ऊर्ध्व अधिगम, द्विपार्श्विक या कोई भी अधिगम नहीं। देखिए, मैंने आपको बताया था क्षैतिज अधिगम मतलब होता है जैसे साइकिल चलाना सीखा, उससे बड़ी साइकिल सीख ले, साइकिल का साइकिल में ट्रांसफर, ये हुआ क्षैतिज। लेकिन साइकिल चलाना सीख के अगर वो कार सीख लिया, बाइक सीख लिया, तो इसका मतलब होता है ऊर्ध्व स्थानांतरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऊर्ध्व मतलब है बिल्कुल अलग, ऊर्ध्व स्थानांतरण। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की क्लास, जिसमें हम लोगों ने यूपी टेट 2017 के पेपर 1 के सभी प्रश्नों को देखा, उसको समझा। इसके आगे हम अगली वीडियो चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।